हिंदी साहित्य के अंदर लेखन की अनेक विधाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात को रख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन भी उन्हीं में से एक है। अनुच्छेद किसे कहते हैं? आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का ऐसा समूह जिसमें किसी एक बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। मतलब विषय के आधार पर एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा हुआ हो, इंटरलिंक्ड हो। और ये किसी बड़े विषय के एक किसी भाग के बारे में बात करते हैं, किसी एक पोर्शन के बारे में बात करते हैं, या एक छोटे से एक हिस्से के बारे में बात किया जाता है जिसके बारे में अनुच्छेद में हम बताते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद लेखन हम उसे कहते हैं जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं, तो उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। संक्षेप में प्रकट करने का अर्थ है कि उसे छोटे विस्तार में नहीं, छोटे रूप में प्रकट किया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप में। उसके बीच में सारी बात कही जाती है। अनुच्छेद लेखन आपको जो भी विषय मिलता है, उस विषय के बारे में पूर्ण रूप से कहा जाता है, लेकिन बहुत विस्तार के साथ नहीं, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, यानी गागर में सागर भरना। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अनुच्छेद के दिए गए विषय को ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसका अर्थ है आपको अनुच्छेद का जो भी विषय दिया गया है, जिस भी बारे में आपको लिखना है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। 2 सेकंड लगाकर कि कैसे हम अनुच्छेद के दिए गए विषय पर आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अनुच्छेद के दिए गए विषय को लिखेंगे। अगला पॉइंट है उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना। निर्देशों का पालन करने का अर्थ है कि हमें जो-जो संकेत दिए गए हैं, जो-जो बात अनुच्छेद को लिखते समय ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जिन बातों का उन्हें हमें ध्यान रखना है। जैसे कि कितने शब्दों का अनुच्छेद लिखना है, या कितने वाक्यों का अनुच्छेद लिखना है, या वाक्य का या अनुच्छेद का जो भी विषय दिया गया है, उसको ध्यान से समझकर आगे बढ़ना है। कई बार आपको निर्देश के अंदर अनुच्छेद लिखने के संकेत भी दिए जाते हैं, तो हमें उन संकेतों को ध्यान में रखकर काम आगे करना है। निर्देशों का पालन करने का अर्थ यही है। अगला है अनुच्छेद में लिखे वाक्य छोटे और एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। इसका अर्थ है अनुच्छेद जब भी हम लिख रहे हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, और ऐसे वाक्य नहीं बनाने कि जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो, जिन्हें समझने में मुश्किल हो, जो अपनी बात को समझाने समझाने में सक्षम ना हो सके। और एक दूसरे के साथ जुड़े होने का अर्थ है कि आप जो भी बात कह रहे हैं पहले वाक्य में, उसी बात के साथ आगे बढ़ते हुए अगले वाक्य का इस्तेमाल करना, अगले वाक्य का लेखन करना। अगला है भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। इसका अर्थ है भाषा हमारी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, समझने वाली होनी चाहिए, लेकिन प्रभावशाली होनी चाहिए। यहाँ प्रभावशाली का अर्थ है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दिए गए विषय को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सके, पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सके। अगला है वाक्य क्रम से लिखे होने चाहिए। वाक्य क्रम से लिखने का मतलब है कि जो बात पहले लिखनी चाहिए, उसे हमें पहले ही लिखना चाहिए, और जो बात अंत में यानी बाद में लिखना है, जो जो विषय पर दिए गए बिंदु को बाद में लिखना है, वो हमें बाद में लिखना है। अगर हम बाद में लिखे गए बिंदु को, बाद में लिखने वाले बिंदु को पहले लिखेंगे और पहले लिखने वाले बिंदु को बाद में लिखेंगे, तो उससे हमारे अनुच्छेद के अंदर वो प्रभाव नहीं रहेगा और अनुच्छेद ठीक नहीं लगेगा। अगला है एक ही भाव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, हमें बार बार एक ही बात को दोहराना नहीं चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार दोहराना। एक ही बात को, एक ही पॉइंट को, एक ही बिंदु को बार बार नहीं कहना चाहिए। आपको अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण की सहायता से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस प्रकार से एक अनुच्छेद को हम लिख सकते हैं। दिए गए विषय पर 10 से 12 वाक्यों को जोड़कर एक अनुच्छेद लिखिए।
विषय मेरी माँ। सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले इसके दिए गए निर्देशों पर ध्यान देंगे। हमें कहा गया है 10 से 12 वाक्यों को जोड़कर अनुच्छेद लिखना है और विषय दिया गया है मेरी माँ। 2 सेकंड हम रुककर सोचेंगे कि हम किस प्रकार से विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। सोचने के बाद हमने देखा कि हमने किस प्रकार मुख्य वाक्य यानी मुख्य वाक्य से शुरुआत करनी है। एक वाक्य एक वाक्य लिखना है जो मुख्य वाक्य कहलाया जाएगा, जिसे शुरुआत करनी है कि माँ जीवन में हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान रखती हैं। फिर उसके साथ किस प्रकार से पहले मुख्य वाक्य को आगे बढ़ाते हुए अन्य सहायक वाक्यों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हम माँ का नाम, उनके बाहरी व्यक्तित्व के विषय में बता सकते हैं कि मेरी माँ का नाम सुशीला है, श्रीमती सुशीला है और उनके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में बाहर से किस प्रकार दिखती हैं। वह लंबी हैं, उन्हें साड़ी पहनना पसंद है, वह साड़ी में बहुत सुंदर लगती हैं, उनके बाल लंबे और काले हैं, वह क्या कहते हैं 36 वर्ष की हैं। इस तरह के सहायक वाक्यों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आगे जो सहायक वाक्य हैं, उसमें आप अ, आंतरिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, लेखन करेंगे। आंतरिक गुण यानी कि आपकी माँ के अंदर कौन-कौन से गुण हैं। मेरी माँ भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, वह बहुत सहनशील हैं, वह घर के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सदस्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। इसके अतिरिक्त वह बाहर के लोगों का भी ध्यान रखती हैं, वह देश की बहुत अच्छी नागरिक हैं। इन सब ये सारे वाक्य जो हैं सहायक वाक्य के रूप में आगे बढ़ेंगे। पहले जो सहायक वाक्य थे उसमें बाहरी व्यक्तित्व के विषय में आपने लेखन किया था और दूसरे जो सहायक वाक्य हैं वो आंतरिक विषय के बारे में बताएंगे। और आपने ध्यान दिया होगा कि मुख्य वाक्य जो है वो सहायक वाक्य से जुड़ा हुआ था और अन्य जो बाहरी व्यक्तित्व से संबंधित सहायक वाक्य थे वो आंतरिक गुण के सहायक वाक्य से जुड़े हुए हैं। और अंत में इस प्रकार आप इस अनुच्छेद को की समाप्ति करेंगे यानी कि उसको बंद करेंगे, उसे क्लोज करेंगे। आप बताएँगे कि आपकी माँ आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आपके लिए माँ किस प्रकार से महत्व रखती हैं और आप माँ के कौन से किस प्रकार के गुण अपने जीवन में भी लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि मेरी माँ अनुच्छेद को हमने किन-किन बातों पर ध्यान देते हुए लेखन किया और कैसे हमने पूरी बात माँ के विषय में अभिव्यक्त की। लेखन अभिव्यक्ति की अन्य विधा है चित्र लेखन। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, चित्र लेखन यानी चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना। किसी भी चित्र को देखकर उसमें छिपे भावों और विचारों को अपने शब्दों द्वारा प्रस्तुत करना चित्रलेखन कहलाता है। जी हाँ, जब हम चित्र देखते हैं, तो चित्र के अंदर चित्र के माध्यम से कई भाव छुपे होते हैं, कई विचार छुपे होते हैं। उन विचारों को, उन भावों को तरीके से ध्यानपूर्वक देखकर, समझकर, शब्दों के द्वारा, सटीक शब्दों के द्वारा, सही शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करना ही चित्रलेखन कहलाता है। चित्रलेखन के कुछ नियम। पहला, चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब ध्यान से देखना कि कौन से विचार, कौन से भाव उसके अंदर छुपे हैं, जिन्हें शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। अगला है वाक्य रचना वर्तमान में ही कीजिए। वाक्य जो बना रहे हैं हम उसे वर्तमान में लिखना चाहिए। हमें भविष्य या भूतकाल की बात नहीं करनी चाहिए। अगर एक दो बालक जा रहे हैं, हमें ये नहीं कहना ये जा रहे थे या जा रहे होंगे। हमें लिखना है राम और मोहन जा रहे हैं। वर्तमान काल का इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना। अगला है लगभग 10 से 12 वाक्यों को जोड़कर लिखिए। कक्षा 4 या 5 के विद्यार्थी 10 से 12 वाक्यों को जोड़कर चित्र की को अभिव्यक्त करें तो ये एक बहुत ही सुंदर लेखन कहलाया जाता है। अगला है विचार या विषय और वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। विचार यानी जो भी चित्र है उसके अंदर छुपे हुए विचार या जो भी विषय उसके अंदर दिख रहा है, जो भी भाव उसके अंदर दिख रहा है, उसे अपने वाक्यों में लिखते समय क्रम का ध्यान रखना चाहिए।
क्रम का ध्यान रखने का मतलब है जो बिंदु पहले लिखने हैं उसे हमें पहले ही लिखना है, उसे अगर हम बाद में लिखेंगे तो चित्रलेखन की तारतम्यता में, चित्रलेखन के प्रभाव में अंतर आएगा, चित्रलेखन का प्रभाव सही नहीं पड़ेगा। अगला है, कल्पना का पुट लेखन की रोचकता बढ़ाता है। यानी जब भी हम चित्र लेखन करें तो हमें ध्यान रखना है कि चित्र में लेखन में जो चित्र में दिख रहा है सिर्फ वही नहीं बोलना है, वही नहीं लिखना है, हमें अपनी कल्पना का इस्तेमाल भी करना है। कल्पना के माध्यम से जब हम लिखते हैं तो चित्र लेखन की रोचकता, उसके अंदर जो उसका प्रभाव है, उसके अंदर जो उसकी अच्छी बातें हैं वो और अधिक रूप से नजर आती हैं, दिखाई पड़ती हैं, पढ़ने वाले को मजा आता है, आनंद आता है। अंत में समापन वाक्य, यानी कि चित्र लेखन करते समय हमें चित्र को लेखन को एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे अंत वाक्य के साथ खत्म करना चाहिए, अंत वाक्य के साथ उसकी समाप्ति करनी चाहिए। एक उदाहरण दिया गया है आपको। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर इसके विषय में 10 से 12 वाक्यों को अनुच्छेद रूप में लिखिए। आपको एक चित्र दिया गया है जिसके बारे में आपको लिखना है और आपको निर्देश दिए गए हैं कि 10 से 12 वाक्यों को अनुच्छेद के रूप में लिखना है, वाक्यों को जोड़कर लिखना है। आपको जो चित्र दिख रहा है आप उसके आधार पर लिख सकते हैं। जैसे अगर चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, राधा और मोहन आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। दोनों ही विद्यालय से घर वापस जा रहे हैं। आज छुट्टियां, कल से उनके विद्यालय की छुट्टियां पड़ गई हैं और वह इसलिए खुश नजर आ रहे हैं। आज दोनों ने ही विद्यालय में होने वाली प्रतियोगिता में इनाम जीता है। राधा को इनाम में प्रमाण पत्र मिला है और मोहन को इनाम में कहानी की किताब मिली है। आज दोनों बहुत खुश हैं और वह अभी भी योजना बना रहे हैं कि वह कल से छुट्टियों में क्या-क्या मजे करने वाले हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार आप इसमें कहीं पर भी राधा मोहन नहीं लिखा गया है, ये नाम यानी कल्पना का इस्तेमाल किया गया है। चित्र में सिर्फ 2 बच्चे दिखाए गए हैं जिनके हाथ में, एक के हाथ में कागज है, दूसरे के हाथ में बस्ता और क्या कहते हैं किताब है। तो उसके आधार पर कल्पना के पुट लेकर लेखन किया गया और दोनों को नाम दिया गया कल्पना के आधार पर ही, और समझा गया कि ये विद्यालय से घर की तरफ जा रहे हैं और उनके खुशी वाले, हंसने वाले चेहरे को बताया गया, कारण दिया गया कि वो क्यों खुश हैं। इस प्रकार से आप भी चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर, कल्पना का सहारा लेकर उसके बारे में लिख सकते हैं। और अंत का आपने देखा होगा कि अंत वाक्य जो है समापन इस तरह से किया गया कि आगे आने वाली छुट्टियों में वो क्या करेंगे घर में रहकर, इसके बारे में वह योजना बना रहे हैं। तो इस प्रकार एक चित्र लेखन को जब भी आप करें, तो अगर आप नियमों को ध्यान से समझें, तो आप एक अच्छे चित्रलेखन, एक प्रभावशाली चित्रलेखन का निर्माण रच सकते हैं। चित्र वर्णन यानी लेखन के लाभ। क्या लाभ है? हम चित्र लेखन क्यों करें? इसके लाभ हैं, इसके हमें फायदे हैं। क्या फायदे? कि चित्रों और वस्तुओं को परखने की क्षमता का विकास। यानी कि जब हम कोई चित्र देखते हैं तो हम उसे ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करते हैं, उसको परखते हैं, तो हमारी परखने की क्षमता बढ़ती है। हम उस चित्र में देखते हैं कि किस भाव को, किस विचार को या किस संदेश को इस चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जिसे हमने शब्दों में लिखना है। तो यानी कि परखने की शक्ति का विकास होना। अगला, कल्पना शक्ति का विकास। जी हाँ, जब हम चित्रलेखन करते हैं तो हम अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। यानी कि चित्र के अंदर हम दिए गए विचारों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से ही सोचते और समझते हैं और फिर शब्दों के माध्यम से उसे कागज पर लिखते हैं, उसका लेखन करते हैं। और अगला है, विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास। विचार यानी कि जो भी बात हम अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, उसे एक सूत्र में, एक धागे में पिरोकर, एक वाक्य में पिरोकर और अन्य अनेक वाक्य बनाकर एक साथ लिखकर उसको प्रस्तुत किया जाता है। उस ऐसी प्रतिभा का हमारे अंदर विकास होता है अगर हम चित्रलेखन करते हैं। क्योंकि चित्रलेखन करना क्यों आवश्यक है?
इन सभी कारणों के कारण चित्रलेखन करना आवश्यक है। इस प्रकार आपने देखा कि चित्रलेखन के क्या लाभ हैं।